ममता बनर्जी ने एक बार फिर से बंगाल में अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल किया है। इसके साथ ही बंगाल की जनता ने बता दिया है कि फिलहाल उनका भरोसा ममता दीदी पर ही है। बंगाल में चल गई दीदीगिरी। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, খেলা হবে খেলা হবে हो गया खेला। 2 मई दीदी नहीं गई। 2 मई टीएमसी वहीं की वही रही। 2 मई बीजेपी की उम्मीदें छिन गई। सारे दावे धरे रह गए। बंगाल ने बता दिया कि उनका मुस्तकबिल उन्होंने किसके हाथों में दिया है। ममता बनर्जी बंगाल के समर में योद्धा बनकर सामने आई है। अब तक के आंकड़ों ने तय कर दिया है कि ममता बनर्जी की नैया चुनावी वैतरणी के किनारे लग चुकी है। उनका एक एक दाव निशाने पर लगा, जैसे नरम हिंदुत्व, जैसे चंडीपाठ। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये चुनाव जैसे को तैसे के अंदाज में जवाब देने वाला मुकाबला रहा। खासकर हिंदुत्व की बिसात पर जबरदस्त मोर्चाबंदी दिखी। ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए ललकारा गया। Today I just said all this. So many people they congratulated us. We are so grateful. Individually I am going to thank them, but collectively also I am telling we are thankful and our humble regards to everybody, everyone and everybody. So please give us blessings. You have seen that how money power, muscle power, mafia power. सवाल है कि क्या ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का धुआंधार वार करना बैकफायर कर गया? क्या बीजेपी की आक्रामकता ममता बनर्जी को सहानुभूति का प्रसाद दे गई? याद कीजिए चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर यह हमला। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी, बीजेपी ने बंगाल में तमाम रास्ते आजमाए, धुआंधार प्रचार किया, तमाम दिग्गजों को उतारा। टीएमसी के कई सांसद विधायक टूट कर आए। शुभेंदु को ममता के खिलाफ खड़ा किया। सोनार बंगला का सपना भी दिखाया, लेकिन बात नहीं बनी। बंगाल ने बता दिया कि अभी उसे ममता बनर्जी पर ही भरोसा है। आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी ने बंगाल में बीजेपी को मात दे दी, मगर उनकी इस जीत के बड़े मायने हैं। उनकी इस जीत के बड़े संदेश हैं। ममता ने साबित कर दिया कि विपक्ष के नेताओं में फिलहाल वही है जो शाह और मोदी की जोड़ी से न सिर्फ टकराने का मादा रखती हैं, बल्कि उन्हें हराने का दम भी रखती हैं। बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना। हर मंच से ममता खेला होबे के साथ ये नारा जरूर लगवाती थी। खेला होबे बीजेपी के चाइना, बीजेपी के चाइना, दंगाबाज चाइना, सिंडिकेटर चाइना, तुलाबाज चाइना, भ्रष्टाचारी चाइना, नरेंद्र मोदी चाइना, अमित शाह चाइना। और बंगाल की जनता ने मानो ममता की बात मान ली। बीजेपी के सारे किए कराए पर बंगाल की जनता ने पानी फेर दिया। मगर ममता बनर्जी की ये जीत कोई सामान्य जीत नहीं है। बीजेपी की पलटन के सामने ममता योद्धा बनकर खड़ी रही। ममता की जीत के कई मायने हैं। बंगाली अस्मिता से खुद को जोड़ने में सफल रही।
बंगाल चुनाव में बीजेपी ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण, घुसपैठ को बढ़ावा देने जैसे आरोप लगा रही थी। इनके लिए बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश में थी, लेकिन ममता ने बंगाली अस्मिता का दांव चला और उसमें वो सफल रही। मोदी शाह की जोड़ी का ममता शुरू से विरोध करती रही है और विपक्ष को उन्होंने कई बार एक मंच पर लाने की कोशिश भी की। हालांकि अभी तक ये कोशिश परवान नहीं चढ़ सकी है, लेकिन बंगाल के इस बेहद तनावपूर्ण चुनाव में जीत के बाद ममता दावा कर सकती है कि मोदी का राष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला वही कर सकती है। ममता ने पहले ही कहा था कि वो एक पैर से बंगाल जीतेंगी और दूसरे से दिल्ली। ওই একটা পায়ে দেখবেন বাংলা জয় করব আর দুটো পায়ে তো দিল্লি জয় আগামী দিন করতে হবে। बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टियां रोक सकती हैं। बंगाल में ममता की जीत इस थ्योरी पर फिर मुहर लगा रही है कि बीजेपी को क्षेत्रीय पार्टियां रोक सकती हैं। बंगाल से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ऐसा कारनामा कर चुकी है। कोरोना को लेकर मोदी सरकार घिरेगी। कोरोना के बीच चुनावी रैलियों और फिर बढ़ते केसों को लेकर आलोचना झेल रही मोदी सरकार पर विपक्ष और हमलावर हो जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर विपक्ष शासित राज्यों और केंद्र के बीच रस्साकशी पहले से ही चल रही है। बीजेपी की 2024 की तैयारी को झटका। बीजेपी ने अभी से 2024 के आम चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। बंगाल उसकी रणनीति के केंद्र में था। अगर बीजेपी बंगाल जीतती तो इसे आधार बनाकर आगे की तैयारी होती। मौसमी सिंह के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल में ममता का जीतना विपक्ष के लिए किसी ऑक्सीजन से कम नहीं है। इस जीत से विपक्ष को भरोसा मिलेगा कि अगर विपक्षी नेता मिलकर बीजेपी को हराने की कोशिश करेंगे तो ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। धन्यवाद, अनेक अभिनंदन। दिल्ली से आकर किसी भी राज्य में इस प्रकार से दादागिरी कोई नहीं कर सकता, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे पश्चिम बंगाल हो। बांग्लार मानुष, बांग्लार जय, बांग्लार जय, बांग्लाई पारे, बांग्लाई पारे। इस देश के अंदर में जो नफरत की राजनीति करेगा वो औंधे मुंह गिरेगा। बंगाल के चुनावी नतीजों में टीएमसी की बम बम हुई तो विपक्ष के हाथ बीजेपी पर हमले का सबसे धारदार हथियार मिल गया। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत को कोई बीजेपी की दादागिरी का जवाब बताने लगा तो कोई नतीजों को नफरत की राजनीति का नतीजा। ऐसे में ये बात बिल्कुल साफ है कि बंगाल के चुनावी नतीजे बीजेपी और पीएम मोदी के सामने नया चैलेंज लेकर आए हैं, क्योंकि इन नतीजों ने विपक्ष की एकजुटता को अब ऑक्सीजन दे दिया है। और यही वजह है कि ममता की जीत के बहाने विपक्षी सीधे पीएम मोदी को निशाने पर ले रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को सब कुछ छोड़कर, कोरोना की लड़ाई छोड़कर पश्चिम बंगाल में इस तरह से व्यस्त रहना मुझे लगता है ये ठीक नहीं था। पार्टी लड़ती है, लेकिन प्रधानमंत्री जब उतरते हैं किसी युद्ध में और हार जाते हैं तो उसका ठिकरा भी दुर्भाग्यवश प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ता है। ये देश के लिए ठीक नहीं। बंगाल में दीदी की बम्पर जीत के बाद विपक्षी नेताओं के बधाई संदेश में भविष्य के सियासी रणनीति की झलक साफ दिखाई दे रही है। ममता को बधाई देते हुए एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने लिखा, ममता बनर्जी आपको शानदार जीत पर बधाई। लोगों के कल्याण के लिए और मिलजुल कर वैश्विक महामारी से निपटने की दिशा में काम जारी रखेंगे। वहीं केजरीवाल ने बीजेपी का दमदार तरीके से मुकाबला करने के लिए दीदी को बधाई दी। पश्चिम बंगाल में बड़ी जीत के लिए बधाई, क्या मुकाबला किया है, पश्चिम बंगाल के लोगों को बधाई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने तो ममता को बधाई देने के बहाने बीजेपी और चुनाव आयोग तक को निशाने पर ले लिया। बीजेपी और पक्षपाती चुनाव आयोग ने आपको हर तरह से रोकने की कोशिश की, लेकिन आप विजयी हुई। अगले 5 सालों के लिए शुभकामनाएं। वहीं पप्पू यादव ने तो ममता बनर्जी को पीएम मोदी का विकल्प बता दिया।
दीदी इस देश की भविष्य। तो बोलते थे कि मोदी नहीं तो कौन, दीदी इस इंडिया की फ्यूचर। लंबे समय से विपक्ष को मोदी और शाह की जोड़ी का कोई जवाब नहीं मिल रहा था, लेकिन ममता ने जिस दमखम के साथ बंगाल में जीत हासिल की है, उसने विपक्ष को भी नई प्राणवायु दे दी है, जिसका सीधा असर आने वाले वक्त में देश की राजनीति पर दिखाई देगा। मौसमी सिंह के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी ने जो चाहा वो नहीं हुआ, मगर असम में बीजेपी ने जीत का परचम फहराया है। एक बार फिर से असम में कमल खिला है, लेकिन बीजेपी की जीत के साथ ही ये सुगबुगाहट शुरू हो गई है कि असम में क्या सीएम बदला जाएगा या सीएम सर्बानंद सोनोवाल ही रहेंगे। दस दलों का गठबंधन हुआ, 5 साल की सत्ता पर सवाल हुआ, राहुल ने प्रचार में ताकत झोंकी, लेकिन इन सब के जवाब में बीजेपी ने असम में वो कारनामा कर दिखाया जो अब तक कोई और गैर कांग्रेसी सरकार नहीं कर सकी थी। सर्बानंद सोनोवाल की अगुवाई में असम में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार लगातार दूसरी बार सत्ता में आ गई है और बीजेपी इस जीत की वजह 5 साल में प्रदेश में किए गए अपने काम को बता रही है। जो राजनीतिक दल सत्ता में रहता है उसे किसी न किसी प्रकार भारी या कम मात्रा में एंटी इंक्यूबेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब की बार 2021 में हम जब चुनाव के मैदान में उतरे हैं तो भारतीय जनता पार्टी प्रो इंक्यूबेंसी, न कि एंटी इंक्यूबेंसी बल्कि प्रो इंक्यूबेंसी के बल पर चुनाव लड़ रही है। और ये एक असाधारण बात है, आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि लोगों ने हमें काम करते देखा है, हम लोगों के बीच में रहे हैं, उनके साथ दिन रात रहे हैं। हालांकि असम में बीजेपी की दोबारा सरकार के पीछे पार्टी की वो रणनीति रही जिसने कांग्रेस और गठबंधन के सहयोगियों के सपनों पर पानी फेर दिया। नतीजे साफ संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी असम में कांग्रेस गठबंधन में शामिल बदरुद्दीन अजमल पर लगातार निशाना साधते हुए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण में सफल रही। अगर वो सत्ता में आए तो कल फिर से एक बार घुसपैठ होनी है, जो अपने पैरों के तले असम की संस्कृति को रौंदे, असम के साहित्य को खत्म करे, असम के संगीत को। चुनाव की शुरुआत में भले ही बीजेपी नागरिकता कानून को लेकर खुलकर अपनी राय नहीं रख रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव के केंद्र में लेकर आई। खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ का जिक्र करते हुए नागरिकता कानून लागू करने की बात कही। असमिया वोटरों के अलावा बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग की रणनीति भी सफल रही। कार्बी, दिमासा, मिशिग, राभा और तिवा समुदाय के मतदाता भी पार्टी के पक्ष में खड़े दिखाई दिए। इसके साथ ही सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा और हेमंत बिस्वा शर्मा की जमीनी पकड़ ने बीजेपी की जीत की पूरी पटकथा लिखी। हालांकि असम में बीजेपी की दोबारा जीत के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर लोगों के मन में कुछ संशय बना हुआ है, क्योंकि चुनावी रैलियों में दबी जुबान से ही सही हेमंत बिस्वा शर्मा खुद को अगले सीएम के तौर पर ही पेश कर रहे थे। अगर असम में जीत के बाद अब उनकी ओर से खुलकर ऐसा कोई दावा पेश किया जाता है तो असम में सीएम पद पर पार्टी के 2 दिग्गज आमने सामने आ सकते हैं। आज तक ब्यूरो। ममता बनर्जी ने एक बार फिर बंगाल में अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। ममता बनर्जी ने बंगाल में पूर्ण बहुमत हासिल किया। इसके साथ ही बंगाल की जनता ने बता दिया है कि फिलहाल उनका भरोसा ममता दीदी पर ही है। बंगाल में चल गई दीदीगिरी। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, খেলা হবে, খেলা হবে। हो गया खेला। 2 मई दीदी नहीं गई, 2 मई टीएमसी वहीं की वही रही, 2 मई बीजेपी की उम्मीदें छिन गई, सारे दावे धरे रह गए। बंगाल ने बता दिया कि उनका मुस्तकबिल उन्होंने किसके हाथों में दिया है।
ममता बनर्जी बंगाल के समर में योद्धा बनकर सामने आई है। अब तक के आंकड़ों ने तय कर दिया है कि ममता बनर्जी की नैया चुनावी वैतरणी के किनारे लग चुकी है। उनका एक एक दांव निशाने पर लगा, जैसे नरम हिंदुत्व, जैसे चंडीपाठ। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशनं शक्तिभूते सनातनी गुणश्रयी गुणमयी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वशक्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ये चुनाव जैसे को तैसे के अंदाज में जवाब देने वाला मुकाबला रहा। खासकर हिंदुत्व की बिसात पर जबरदस्त मोर्चाबंदी दिखी। ममता बनर्जी को नंदीग्राम से चुनाव लड़ने के लिए ललकारा गया। Today I just said all this. So many people they congratulated us. We are so grateful. Individually I am going to thank them, but collectively also I am telling we are thankful and our humble regards to everybody, everyone and everybody. So please give us blessings. You have seen that how money power, muscle power, mafia power. सवाल है कि क्या ममता बनर्जी पर पीएम मोदी का धुआंधार वार करना बैकफायर कर गया? क्या बीजेपी की आक्रामकता ममता बनर्जी को सहानुभूति का प्रसाद दे गई? याद कीजिए चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी का ममता बनर्जी पर यह हमला। आदरणीय दीदी, ओ दीदी, अरे दीदी। बीजेपी ने बंगाल में तमाम रास्ते आजमाए, धुआंधार प्रचार किया, तमाम दिग्गजों को उतारा। टीएमसी के कई सांसद विधायक टूट कर आए, शुभेंदु को ममता के खिलाफ खड़ा किया। सोनार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सिर्फ तमिलनाडु में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, तो वहीं सहयोगी पार्टी के रूप में केरल और असम में कांग्रेस को इस बार अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद थी, लेकिन वहां निराशा हाथ लगी। केरल और असम दो ऐसे राज्य जहां कांग्रेस को चुनाव में जीत की उम्मीद थी, और इसकी उम्मीद के सहारे दोनों राज्यों में कांग्रेस मजबूती से लड़ती भी नजर आई। राहुल गांधी खुद सक्रिय हुए, चुनावी रैलियां की और लोगों के बीच पहुंचे, लेकिन इस कवायद का कुल नतीजा सिफर रहा। ऐसे में इन राज्यों में कांग्रेस की हार से राहुल गांधी एक बार फिर विरोधियों के साथ साथ अपनी ही पार्टी के नेताओं के निशाने पर आ सकते हैं, क्योंकि 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के साथ ही अब पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग उठने लगी है। देखिए, लोकसभा चुनावों के बाद पिछले 2 साल में ये पहला बड़ा एक चुनावी मामला था। 5 राज्यों के चुनाव हुए और जो नतीजे आए हैं उसमें वो सारे के सारे कांग्रेस के लिए बेहद निराशाजनक है। निश्चित तौर पर हर चुनाव में जब हार होती है तो हम उसकी समीक्षा करते हैं और पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व उसकी समीक्षा करेगा, लेकिन मुख्य बात यह है कि पिछले 2 वर्षों से कांग्रेस पार्टी जो इस देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है, और हमने भारतीय जनता पार्टी और सत्तारूढ़ दल को पूरी तरह से चैलेंज कर रखा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि पिछले 2 साल से हमारे पास कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष भी नहीं है। इस हार के बावजूद राहुल खेमे के नेता उन्हें ही अध्यक्ष के पद पर देखना चाहते हैं। पहला निर्णय यह होना चाहिए कि तत्काल राहुल गांधी जी को कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, पूर्णकालिक अध्यक्ष बनना चाहिए। जाहिर है कि ये मांग पार्टी के भीतर विरोध का सुर उठाने वाले नेताओं को नागवार गुजरेगी। इस हार से कांग्रेस के भीतर असंतुष्ट खेमा फिर से मुखर हो सकता है, जो पहले ही कहता रहा है कि राहुल की लीडरशिप में पार्टी सफलता के लिए कितना इंतजार करेगी। राहुल गांधी केरल से ही सांसद भी हैं। ऐसे में केरल की हार से उनका नाम सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। तमिलनाडु में कांग्रेस डीएमके के साथ है, जो सत्ता में वापसी करती दिख रही है, लेकिन इस जीत का श्रेय स्टालिन के सिर है। वहीं बंगाल में तो कांग्रेस अपनी साख भी नहीं बचा सकी। बावजूद इसके अपनी पार्टी की हार की समीक्षा की बजाय कांग्रेस नेता बीजेपी की हार पर ही खुश नजर आ रहे हैं।
बढ़ते हुए कोरोना केसेस के बावजूद भारत सरकार और इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया। जाहिर है ऐसे ही रुख ने कांग्रेस को आज इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां से राहुल गांधी के भविष्य का फैसला अधर में लटका हुआ है। आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में जीत के बाद प्रशांत किशोर से हमने बात की। उन्होंने चुनाव आयोग की आलोचना की, आरोप लगाए कि चुनाव आयोग का साथ नहीं होता तो बीजेपी को और भी कम सीटें मिलती। प्रशांत किशोर ने एक बड़े ऐलान से सबको चौंका दिया कि वो अब इलेक्शन मैनेजमेंट का काम खुद नहीं करेंगे। प्रशांत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही, अब की बार 200 पार का नारा उन्होंने दिया था, लेकिन 200 पार इधर हो गया है। 2 मई दीदी फिर से आई, आपने कहा था कि 100 के नीचे रह गए तो अगर 100 पार कर गई बीजेपी तो आप ये काम छोड़ देंगे। क्या मन बनाया अब आपने? जी, मैंने तो अब बीजेपी 100 पार करे न करे, मैंने तो अभी घोषणा कर दी है कि मैं ये काम छोड़ रहा हूं। ऐसे भी छोड़ना था। बाकी अगर तृणमूल को 200 से ज्यादा सीटें आई है तो बहुत अच्छी बात है, खुश हैं। गॉड हैज बीन काइंड। क्या ऐसी 3 बातें रही प्रशांत किशोर जो कि डिसाइसिव रही प्रशांत जी, जिनकी वजह से ममता बनर्जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री, वहां पर कैलाश विजयवर्गीय का 2 साल से डेरा डालना, सब कुछ को ध्वस्त करते हुए इतनी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही हैं? 3 बड़ी बातें आपकी नजर में, और आपने क्या क्या किया था ये भी जरा बता ही दीजिए। देखिए, ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि ये 3 वजह है जिसकी वजह से जीत या हार हुई है। किसी की जीत या हार इट्स बिकॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ वन रीजन और अदर। मुझे लगता है कि बाई लार्ज बीजेपी वो जो है वो 2019 का जिन्होंने अपना कैंपेन या जो प्रयास या जो आउटरीच किया था, वो उसी के मॉडल को आगे बढ़ाकर उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीतने का प्रयास किया। और 2019 से 2021 के बीच में जो चेंजेज हुए हैं, जो पॉलिटिकल साइड में चेंज हुआ हो या दीदी के अपने साइड से चेंज हुआ हो या सरकार, दीदी की सरकार में जो चेंजेज हुआ, उसको कहीं उन्होंने अकाउंट फॉर नहीं किया, जिसकी वजह से कि उनको ये भारी नुकसान हुआ। लेकिन प्रशांत जी, ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपने कहा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं छोड़ूंगा और अब जीत के बाद भी आप छोड़ रहे हैं, तो चित भी पट भी मतलब पहले से ही छोड़ा हुआ था, तो बेवजह का उनको उलझा रहे थे आप? नहीं, ये तो अब आपका बोलने का तरीका है। भाई लोगों ने ये कहा कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, 100 आ जाएगा तो भी नहीं छोड़ेंगे। मैं कह रहा हूं अब उनको 100 नहीं आया तब भी छोड़ रहे हैं। ये आपको या उस तरह के जो लोग हैं उनको लगता है कि ये कोई ऐसी चीज है जो मैं जिंदगी भर करते रहना चाहता हूं या मेरे लिए जीवन मरण का सवाल है, ऐसी बात नहीं है। वो एक बात कॉन्टेक्स्ट, एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में कही गई थी, क्योंकि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा था कि अब की बार 200 पार, जैसा आपने बताया। हम लोग का अपना जो ग्राउंड असेसमेंट था, और ये बात मैंने दिसंबर में कही है, कोई अभी नहीं कही है, हम लोग का जो अपना ग्राउंड असेसमेंट है 1 साल काम करने के बाद, उसमें हम लोग को ये बहुत क्लियर था कि तृणमूल और बीजेपी के बीच में कम से कम 8 से 10% का वोटों का फासला हम लोग को दिसंबर से दिख रहा था। अब अगर 8 से 10% वोट का फासला 2 पार्टियों के बीच में है, उसके आधार पर बीजेपी का जो वोट शेयर हम लोग के समझ में बात जो आ रही थी वो 37 से 41-42% के बीच में रहने वाला था। और उसके 37-38% वोट शेयर के साथ जब आपने मेरे से बात की तो आपने बताया भी था, आपने कहा था कि अगर उनको 40% वोट आ रहा है तो 100 से नीचे कैसे रहेंगे। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि 40% वोट लाकर भी बीजेपी 100 से ज्यादा नहीं सीट जीत सकती है, क्योंकि ये बाइपोलर लड़ाई है। बंगाल में जीतने के लिए आपको 45% वोट चाहिए कम से कम। और बीजेपी, और आपको याद होगा आपने एक कोई क्लब हाउस का हवाला देते हुए बड़े सारे सवाल किए थे कि मैं बीजेपी की ताकत को यहाँ मान रहा हूँ, मैंने डिफीट कंसीड कर दिया है। मैंने उस समय भी ये बात बताई थी, फिर से रिपीट कर देता हूँ, किसी अपने ओपोनेंट को समझना, उसके स्ट्रेंथ को रिकॉग्नाइज करना, उसका कॉग्निजेंस लेना, ये बेवकूफ़ी नहीं है। अगर आप अपने ओपोनेंट को बेवकूफ समझते हैं या ओपोनेंट को हल्का समझते हैं या ओपोनेंट के स्ट्रेंथ को नहीं काउंट करते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। मैंने ये कहा कि मोदी जी पॉपुलर है, मैंने ये कहा बीजेपी बहुत स्ट्रांग है,
तो लोगों को ऐसा लगा कि भाई, और लोगों को ऐसा लगा नहीं, कुछ लोगों ने ऐसा चलाने का प्रयास किया कि प्रशांत किशोर ने तो डिफीट कंसीड कर दी। मैंने आपको ये कहा बीजेपी बहुत स्ट्रांग है और दैट इज द रीजन। जो 19 में हार की एक वजह ये थी तृणमूल की, हारे नहीं थे मतलब जो उनको सेटबैक लगा था कि दे डिड नॉट टेक बीजेपी एज सीरियसली एज दे शुड हैव टेकन इट। तो अगर आप बीजेपी को सीरियसली लेंगे तो उसके स्ट्रेंथ्स को, उसके वीकनेसेस को ठीक से अध्ययन करेंगे, तभी आप उसका काउंटर कर सकते हैं। मुझे लगता है कि तृणमूल ने पिछले एक साल में बीजेपी के स्ट्रेंथ, वीकनेस, उनकी कार्य पद्धति, उनका कैंपेन का तरीका, सब चीजों को ध्यान से देखा, उसका अध्ययन किया, फिर उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी बनाई, जिसकी वजह से ये जीत हासिल हुई है। बीजेपी 19 के ही अपने हाइप में जी रही थी। बीजेपी को ऐसा लगा कि 19 में जो कर रहे थे वही काम यहाँ पर आकर फिर और गस्टो या और ज्यादा रिसोर्स के साथ करेंगे तो बस उतना कर देने से ही हम जीत जाएंगे। आप अमित शाह जी का अगर बयान सुनेंगे, उन्होंने बार बार ये कहा कि भाई हमें तो 2019 में जब किसी को भरोसा नहीं था तब 18 सीट आ गई, अब तो लोगों को भरोसा हो गया है इसलिए ज्यादा सीट आ जाएगी। ऐसा होता नहीं है, जैसा मेरी अपनी समझ है ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 19 का कॉन्टेक्स्ट दूसरा था, अभी का कॉन्टेक्स्ट दूसरा है।